हेलो, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल क्रैक नाउ। ये है जीवन आसान बना देने वाली करंट अफेयर क्लासेस। रोज सुबह 7 बजे हम मिलते हैं करंट अफेयर्स लेकर एमसीक्यू फॉर्मेट में। यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो या कोई भी और एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए ये करंट अफेयर क्लासेस आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आज की क्लास शुरू करते हैं अपने टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन से। कल हमने एक टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन आपसे पूछा था, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन मार्च 2025। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अंजू राठी राणा, सावित्री सिन्हा, प्रीति दिवाकर और कल्पना अग्रवाल। मार्च 2025 में कानूनी मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वालों, आप लोग भी देख लो। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना था। आंसर है इसका डॉक्टर अंजू राठी राणा। इनको सचिव इलेक्ट किया गया है, किसका? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। जेंडर डाइवर्सिटी का माइलस्टोन ये लेके आई है, यानी कि जेंडर इक्वालिटी। और जेंडर डाइवर्सिटी होता है कि हर डिपार्टमेंट में कितने न्यूट्रल दोनों लोग जो हैं, फीमेल और मेल होने चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। वो उसको ये माइलस्टोन में प्रमोट कर रही हैं। टॉप ब्यूरोक्रेटिक रोल्स, यानी ऊपर के जो रोल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वहां पे। ठीक है जी। कहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है ये? ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस मीटिंग में ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स रहे हैं जहां पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। ठीक है। लीगल रिफॉर्म्स में कंट्रीब्यूट कर चुकी है, और जेंडर रिप्रेजेंटेशन उसमें भी ये अपना कंट्रीब्यूशन दे चुकी है, खास करके जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन द जुडिशरी। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। विमेन की लीडरशिप को ये स्ट्रेंथन करता है, इनका रोल कहाँ पे? गवर्नेंस और लॉ के एरियाज में विमेन की लीडरशिप को ये बढ़ावा देती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं। तो हमारा स्टार वाला पॉइंट कौन सा है कि वो फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। चलिए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, GTI जिसको कहा जाता है, वो कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक प्रकाशित करता है? इसके बारे में हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंटरपोल भी कहा जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। ये ऑप्शंस हिंदी मीडियम वालों के लिए इधर हिंदी में भी दिए गए हैं। आप लोग इन ऑप्शंस को पढ़िए और अपना आंसर जो है वो अपने मन में तैयार कर लीजिए। अगली स्लाइड में हम इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। बताना क्या है कि कौन सा संगठन जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, कौन सा संगठन जो है वो प्रकाशित करता है। चलिए आंसर देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारे क्वेश्चन का है वो इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी वो भी देख लेते हैं कि द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, GTI इज एन एनुअल रिपोर्ट। ये बात याद रखेंगे कि GTI जो है एनुअल रिपोर्ट है, यानी सालाना है। ठीक है। published by Institute for Economics and Peace, which analyzes global terrorism trends। पूरे विश्व के आतंकवाद के ट्रेंड को, उसका ये विश्लेषण करती है ये इंस्टीट्यूशन, और उसके ऊपर एक एनुअल रिपोर्ट ये जारी करती है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI
अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है, जो वैश्विक आतंकवाद की प्रवृत्ति का विश्लेषण करती है। ये बात हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नॉलेज बूस्टर एग्जाम पीओवी से हम देखेंगे। एग्जाम पीओवी से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के कुछ पॉइंटर्स हैं। किसने पब्लिश करी है? ये तो हमने स्टार लगा ही लिया इस पे, इस बात पे तो, कि ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने एस्टैब्लिश करी है, ठीक है जी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो इसमें हमें याद रखनी है। कौन सी बातें हैं वो देख लेते हैं। पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे रैंक हुआ है। इट इज रैंक्ड सेकंड अमंग द मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्रीज, यानी कि जहां पे टेररिज्म सबसे ज्यादा है उन कंट्रीज में ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले हालांकि ये चौथे नंबर पे आता था। 45% इंक्रीज इन टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स इन पाकिस्तान, ठीक है। टेररिज्म की वजह से होने वाली मौत के जो आंकड़े हैं उसमें 45% बढ़ावा जो है वो नजर आया है। 748 थे 2023 में और 1081 हो गए हैं 2024 में। ये 45% इंक्रीज नजर आया है। टेररिस्ट अटैक्स डबल हो गए हैं। 517 थे 2023 में, अब 1099 हो गए हैं 2024 में। 1000 से ज्यादा पहली बार क्रॉस हुआ है टेररिस्ट अटैक का नंबर, ठीक है। मेजर अटैक कौन सा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू कैंटोनमेंट करके एक एरिया है, वहां पे सबसे बड़ा मेजर जिसको हम कहते हैं टेररिस्ट अटैक हुआ था। 5 सोल्जर्स और 13 सिविलियंस यानी 13 आम आदमियों की मौत वहां हो गई थी इस अटैक में। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जिसको कहा जाता है, इन लोगों ने अटैक्स को इंटेंसिफाई किया है और अफगान में तालिबान राइज को मदद भी इन्फ्लुएंस होके उनसे इन लोगों ने अटैक्स को इंटेंसिफाई किया है। हिंदी में भी देख लीजिए। पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से दूसरे स्थान पर है, पहले ये चौथे स्थान पर था। पाकिस्तान में आतंकवाद से संबंधित मौतों में 45% की वृद्धि यानी बढ़ावा नजर आया 2023 में। 748 से 2024 में 1081 तक जो है इसमें वृद्धि हुई है। आतंकवादी हमले 2023 में 517 से बढ़कर 2024 में 1099 हो गए, पहली बार 1000 को पार करते हुए, ठीक है। प्रमुख हमला कौन सा रहा है? बन्नू छावनी में खैबर पख्तूनख्वा 5 सैनिकों और 13 नागरिकों की मौत उसमें हुई थी। अफगान तालिबान के उद्देश्य से प्रभावित होकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले तेज कर दिए, इंटेंसिफाइड द अटैक्स, ओके। ये हमारा आज की क्लास का पहला करंट अफेयर। दोस्तों कोई भी सवाल हो या कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन क्रैक नाउ का हमेशा ओपन है। हमेशा अपने डाउट्स लेकर आते रहिए, हम हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे और उसी क्रैक नाउ के कमेंट सेक्शन में अपना प्यार भी बरसाते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते रहना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। दूसरा करंट अफेयर देख लेते हैं। Tunga river that was recently seen in news flows through which state? एक तो ये तुंगा रिवर किस बारे में न्यूज में आई है? फिर से कल भी हमने एक रिवर के बारे में पढ़ा था, वो भी इसी कारण आई थी, पॉल्यूशन के कारण ये न्यूज में आई है। ये जो न्यूज में रिवर आई है ये कौन सी स्टेट से बहती है हमें ये बताना है। तुंगा नदी जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य से होकर बहती है? 4 ऑप्शन आपके पास, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको सही उत्तर का अनुमान लगाना है, सही उत्तर बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर देख लेते हैं, कर्नाटका। कल हमने जिस रिवर की बात की थी वो भी कर्नाटका से बहती थी, ये हम याद रखेंगे। कल वाली क्लास में जाके कल वाली पीपीटी देख के उस रिवर का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। Tunga river originates from Varaha Parvata in Western Ghats, Karnataka. It flows through Karnataka. कर्नाटका से बहती हुई ये कूडली में भद्र रिवर से मिलती है, जहां जाके ये तुंग भद्र बनती है,
जो आखिरकार आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर से मेल खाती है। रिवर इज नोन फॉर इट्स प्रिस्टीन वाटर्स एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। श्रृंगेरी में इसकी बहुत धार्मिक महत्वपूर्णता है और इसका प्राचीन जल है ये माना जाता है। ठीक है जी। तुंगा नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में वराह पर्वत से निकलती है। ये कर्नाटक से होकर बहती है और फिर कुंडली में भद्रा नदी के साथ मिलकर तुंगभद्रा नदी बनाती है, जो अंततः आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी में मिल जाती है। ये बात हम याद रखेंगे, इसको हम अपने कंप्यूटर फाइल में सेव कर लेंगे। ये नदी अपने प्राचीन जल और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है, खासकर श्रृंगेरी से। ठीक है, इसका नॉलेज बूस्टर फटाफट एग्जाम पीओवी से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसमें जब नॉलेज बूस्टर पढ़ाया जाता है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके प्री एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मेंस में हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपको फटाफट से ऊपर से बताती हूँ, तो आप लोग ये पीडीएफ खोल के देख लीजिए कि कहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है और कहाँ आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तुंगा रिवर का ओरिजिन हम देख चुके हैं। वराह पर्वत वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका से निकलती है, कर्नाटका से फ्लो करती है, भद्रा रिवर से मर्ज होके ये तुंगभद्रा बनाती है। फाइनल डेस्टिनेशन इसकी कृष्ण रिवर आंध्र प्रदेश है। पॉल्यूशन कंसर्न क्या है, ये पॉइंट स्टार वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। पॉल्यूशन कंसर्न है कि कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने 7 पॉल्यूशन के सोर्सेस आइडेंटिफाई करे हैं इस रिवर में। ठीक है, वो कहते हैं कि ये रिवर बहुत पॉल्यूटेड है, 7 रीजंस है, 7 पॉल्यूशन के सोर्सेस है उसमें। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है कर्नाटका की, वो इलीगल सेटलमेंट्स को एग्जामिन कर रही है, जो रिवर बैंक्स यानी कि जो इस नदी के किनारे बहुत सारे ऐसे इलीगल सेटलमेंट्स है जो हो रखे हैं, उसको एग्जामिन कर रही है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, मेजर पिलग्रिमेज साइट है, ये धार्मिक स्थान है श्रृंगेरी में, और शारदा टेम्पल और विद्याशंकर टेम्पल इसके किनारों पे बैंक्स पे बना हुआ है। गंजौर डैम बना हुआ है, एस शेप का ये डैम है, रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि तुंगा नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है। प्रिस्टीन वाटर्स अपने प्राचीन जल और अपनी एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस के लिए जानी जाती है। देखिए, प्राचीन जल और पर्यावरणीय महत्व के लिए जानी जाती है। और प्रदूषण की चिंता क्या है, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ने 7 प्रदूषण स्रोतों की पहचान की है जो इसमें पॉल्यूशन का कारण है। जिला प्रशासन नदी के किनारे अवैध बस्तियों की जांच कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की करंट अफेयर क्लास का। The Indian women's kabaddi team won the 6th Asian Women's Kabaddi Championship 2025 by defeating which country in the final? Very important current affair. क्यों important है? Women's कबड्डी टीम की बात हो रही है। 6ठा एशियन विमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप उन लोगों ने जीता है, ये हमें यहाँ से पता चल गया। एक पॉइंट हमारा यहाँ से आ गया कि जो इंडियन टीम है उन्होंने विमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 6th एशियन विमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप जीता है। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि किस कंट्री को हरा कर जीता है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 6वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किस देश को फाइनल्स में हराकर जीता है, इसकी बात हमें करनी है। 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, ईरान, साउथ कोरिया और जापान। बांग्लादेश, ईरान, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान। ठीक है जी, बढ़ते हुए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जी, ईरान को हराकर हमारी इंडियन विमेन कबड्डी टीम ने अपना 5th एशियन चैंपियनशिप टाइटल जीता है। हालांकि ये 6वां एडिशन था टूर्नामेंट का, पर इंडिया की टीम जो है 5वीं बार ये टाइटल जीती है, 5वीं बार ये खिताब उन्होंने जीता है। ठीक है, ये अब मजे की बात क्या है, उन्होंने हराया किसको? ईरान को। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा था? ईरान ही होस्ट कर रहा था 2025 में, और ईरान
2007 और 2017 में भी ये टूर्नामेंट होस्ट कर चुका है। 6 से 8 मार्च को ये टूर्नामेंट हुआ था, तेहरान में इनका फाइनल्स हुआ था। ये जो पॉइंट रेड से मार्क है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हम याद कर लेंगे। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 8 मार्च 2025 को तेहरान में आयोजित फाइनल में ईरान को 32-25 से हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता। टूर्नामेंट के 6वें संस्करण की मेजबानी ईरान ने 6 से 8 मार्च तक की। ईरान ने इससे पहले 2007 और 2017 में भी टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, यानी टूर्नामेंट को होस्ट किया था। चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एक नॉलेज बूस्टर देख लेते हैं। टूर्नामेंट का ओवरव्यू है कि 6th एशियन विमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप रही है ये। एशियन कबड्डी फेडरेशन इनको होस्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है। होस्ट अलग अलग कंट्रीज करती हैं, पर ऑर्गेनाइज करने वाली एशियन कबड्डी फेडरेशन होती है। 6 से 8 मार्च 2025 को ये तेहरान ईरान में हुआ था। होस्ट कंट्री इस बार कौन थी? ईरान थी। ये हमने पीछे क्वेश्चन में भी पॉइंट्स देखे। अब इंडियन विमेन कबड्डी टीम की परफॉर्मेंस क्या रही है? चैंपियंस है, 5वीं बार इन्होंने एक खिताब जीता है। फाइनल मैच 32-25 से हराया, ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। और मैच की डेट थी 8 मार्च 2025। इंडिया की विनिंग स्ट्रीक क्या है? डोमिनेंट फोर्स रही है एशियन कबड्डी में ये, मतलब इन लोगों ने अपना दबदबा बना के रखा है। 4 टाइटल्स ये पहले जीत चुकी है, 4 बार ये खिताब जीत चुकी है। 5वीं बार इस बार 6वें सीजन में इन्होंने ये खिताब जीता है। होस्टेड 2 बार ईरान होस्ट कर चुका है, तीसरी बार इस बार किया है। ईरान की कबड्डी टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनल्स में बहुत बार ये पहुंच चुकी है। इस बार हालांकि पहुंचकर इंडिया के सामने हार गई। ठीक है जी। स्ट्रेंथन्स इंडियाज पोजीशंस एज ग्लोबल पावर हाउस, ये कुछ पॉइंट्स है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेंस पीओवी से हैं, इनको आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। हिंदी में भी आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए दे रखा है, पीडीएफ खोल के एक बार पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा, करंट अफेयर। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द ब्रह्मास्त्र मिसाइल? ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ब्रह्मास्त्र मिसाइल का विकास किस भारतीय संगठन ने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर अगली स्लाइड में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको DRDO बोला जाता है अब्रिविएशन में, उन्होंने ब्रह्मास्त्र मिसाइल की डेवलपमेंट की थी। DRDO is responsible for the development of Brahmastra missile, which enhances India's naval warfare capabilities. इन्होंने ये उसके मिसाइल के विकास के लिए जिम्मेदार है, जो भारत की नौसैनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाता है। ये बात इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, पर हम याद रखेंगे क्योंकि मेंस में ये हमारा हेल्प कर सकती है। ठीक है, चलिए नॉलेज बूस्टर किसने किया है डेवलप, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। टाइप क्या है इसकी? लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, LRS-AM कैटेगरी होती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की कैटेगरी में इसको डाला गया है। की फीचर्स है 12,144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, 1500 किलोमीटर की रेंज है, 1500 किलोमीटर ये कवर कर सकती है। स्ट्राइक टाइम क्या है? एनिमी शिप्स को 7 से 8 मिनट में ये खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती है। और लैंड और सी यानी पानी और धरती दोनों से ये लॉन्च करी जा सकती है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे या फिर जब हम वॉरफेयर सिस्टम्स की बात करेंगे तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पे आप एक नजर डाल सकते हैं जरूर। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की मैरिटाइम डिफेंस स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन करती है,
क्विक स्ट्राइक कैपेबिलिटीज इन नेवल वारफेयर उसको एनहांस करती है, और इंडिया को एज अ लीडर इन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी वो प्रमोट करती है। ठीक है, ये आपके पास हिंदी में भी यहाँ उपलब्ध है सब कुछ। हिंदी मीडियम वाले नाराज मत हो जाना, यहाँ पे सब दे रखा है, एक बार देख लेना, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। 7 से 8 मिनट के भीतर दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल, ये इसका प्रकार है, और इसकी श्रेणी क्या है, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, यानी कि 12,144 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी इसकी गति है, इतनी इसका स्पीड है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 5वां क्वेश्चन। माधव नेशनल पार्क recently declared India's 58th tiger reserve is located in which state? देखो कितनी इंफॉर्मेशन तो हमें क्वेश्चन में से मिल गई कि माधव नेशनल पार्क जो है उसको 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। अब बताना हमें यह है कि वो किस राज्य में है, किस स्टेट में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे हाल ही में भारत का 58th बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में है, या फिर छत्तीसगढ़ में है? देखते हैं फटाफट। मध्य प्रदेश में ये नेशनल पार्क है। 9 मार्च 2025 को माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो स्थित है उसको ऑफिशियली 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हम इसको स्टार 2 लगा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन पे वैसे ही बहुत बात भारत में आजकल चल रही है। चलिए नॉलेज बूस्टर, डिक्लेरेशन एंड लोकेशन क्या है? इंडिया 58th टाइगर रिजर्व बन गया ये 9 मार्च 2025 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में ये है लोकेशन इसकी। 375 स्क्वायर किलोमीटर बुंदेलखंड रीजन का ये कवर करता है। डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे, और डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, यहाँ की मतलब बहुत सारी प्रजातियां यहाँ आवास करती हैं। टाइगर्स, लेपर्ड्स, चिंकार, स्लॉथ बियर्स, रिच बर्ड लाइफ, ये यहाँ के कुछ प्रजातियां प्राणी है जो यहाँ पे रहते हैं, जिनका ये घर है। प्रोजेक्ट टाइगर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स मध्य प्रदेश में स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। ये पॉइंट्स जो है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाले, ये इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हंटिंग ग्राउंड था ये सिंधिया रूलर्स का, और जॉर्ज कैसल यहाँ पे है एक, जो किंग जॉर्ज 5 के लिए बनाया गया था। ठीक है, यही बात है हिंदी में आप लोगों के लिए। विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ शुष्क पर्णपाती वन है ये, बुंदेलखंड क्षेत्र में 375 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। बाघों, तेंदुओं, चिंकारा, सुस्त भालू और समुद्र पक्षी जीवन का घर है, आवास है। ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। होमवर्क कैसे भूल सकते हैं? क्लास में होमवर्क होना जरूरी है। वैसे मैं देख रही हूँ आप लोग होमवर्क करते नहीं है, आंसर आप लोगों के नहीं आते हैं कमेंट्स में, तो क्या फायदा हुआ ऐसे पढ़ने का अगर आप लोग होमवर्क ही नहीं करेंगे। छोटा सा तो होमवर्क होता है, 1 मिनट की रिसर्च में आप आंसर दे सकते हैं। होमवर्क देखते हैं। टेस्ट योरसेल्फ। Who became the first defense minister to visit the Institute of Aerospace Medicine of Indian Air Force in Bengaluru? बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने? ये आपका करंट अफेयर फॉर होमवर्क। एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, अमित शाह या ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 4 ऑप्शंस है। कल की क्लास में आंसर हम तो डिस्कस करेंगे ही, पर उसके पहले आप कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दे दीजिए। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं सून। जय हिंद।